अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। तमाम खदशात अब दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये लगता था कि पाकिस्तान पर इंडिया बराह रास्त हमला करेगा, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो नहायत ही परेशान कुन है। भारत ने सिंतास माहिदा पहले मुअत्तल करने की बात की, फिर कहा कि हमने इसको हेल्ड इन अबेंस यानी कि अबेंस में डाल दिया है, इस पर फिल वक्त अमल दरामद नहीं होगा। और आज अब से चंद घंटे पहले बैनुल अक़वामी ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है और इसको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के तौर पर छापा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए बगैर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर दिया और बागलियार डैम के ज़रिए पाकिस्तान में दरियाए चनाब में पानी रोक दिया गया है। 2 से 3 दिन से मुसलसल कमी आ रही है। 87,000 क्यूसेक पानी बह रहा था इस दरिया में आज से 3 दिन पहले। और आज अगर बात करें तो पाकिस्तान के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त हेड मराला के करीब 3,177 क्यूसेक पानी जो है वो उसका अखराज हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि भारत ने बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत शुरू कर दी है। पाकिस्तान इस दौरान मिसाइल टेस्ट फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने कुछ तजारती इकदाम इंडिया के खिलाफ उठाए हैं। अपनी फ़िज़ाई हदूद को भारत और भारत से उड़ने वाले या भारत पहुँचने वाले तैयारों के लिए बंद कर दिया। साथ ही जो तीसरे मुल्क से भारत के साथ तजारत होती है, जिसके लिए पाकिस्तानी पोर्ट्स का या फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल होता है, उसको भी बंद कर दिया है। लेकिन क्या ये तमाम इकदाम काफ़ी होंगे भारत को उसकी जारियत से बाज रखने के लिए? इसहाक डार साहब ये कहते हैं, आज उन्होंने एक गुफ्तगू की और उसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ पहल नहीं करेगा। क्या कहा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने, सुनिए। एक तरफ पाकिस्तान भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी और एक तरफा मुअत्तली को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का ऐलान कर रहा है और साथ ही ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले फ़तह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। और साथ ही ये इतलात भी हैं कि भारत के पास जो 5th जनरेशन जदीद तरीन फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे राफेल मौजूद हैं, उनको जैम किया गया J-10C का तैयारों की जानिब से। या पाकिस्तान ने इसके लिए एग्जैक्टली कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया, इसकी तफसीलात अभी तक 100% वाज़ेह नहीं है। लेकिन इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू की वो सुनिए। अब जब ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि भारत पाकिस्तान के साथ शायद मामले को काइनेटिक डोमेन में ना लेकर जाए, तो सबसे अहम सवाल इस वक्त जो हर पाकिस्तानी के सर पर मंडला रहा है, हुक्मरानों से जो करने वाला सवाल है कि आखिर अगर इंडिया एक हॉट वॉर की तरफ नहीं जा रहा है, एक लिमिटेड बैटल नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस किस्म की जारियत शुरू कर दी गई है, तो पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे दिफाई और सफारती ऑप्शंस हैं या तजारत के हवाले से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे भारत को इस नई किस्म की दहशत गर्दी से बाज रखा जा सके। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। एंड इंटरेस्टिंगली खुर्रम दस्तगीर साहब माजी में 3 ऐसी वजारतों को स्पेयर हेड कर चुके हैं जिन तीनों का ताल्लुक बड़ा ही रेलिवेंट है आज के इस मजमून से। वज़ीर दिफा रह चुके हैं, वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और वज़ीर तजारत रह चुके हैं। और वो भी इंडिया की ज़ाहिर है कि रिक्वायरमेंट्स को, पाकिस्तान की नीड्स को समझते हैं। इनके दौर में इंडिया के साथ तजारत को बेहतर करने के लिए बात की गई थी, प्रोग्रेस भी हुई थी और इंडिया को मोस्ट फ्रेंडली नेशन MFN स्टेटस देने की बात हुई थी, नेगेटिव लिस्ट ख़त्म करने की बात हो रही थी, लेकिन चीज़ें फिर रोल बैक हो गई। खुर्रम दस्तगीर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कॉन्टेक्स्ट वाज़े है, हमारे सामने मौजूद है एक ऐसा मुल्क जो खुद को इस वक्त खित्ते का चौधरी समझता है, हर अपने छोटे हमसाए को बुली करना जिसका वतीरा है, और अब पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से हमला आवर है, गिवन द फैक्ट कि आपने 3 इंतहाई अहम वजारतों को स्पेयर हेड किया है, व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त इंडियन माइंडसेट और एक्शंस आप एग्जैक्टली एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द एंड ऑब्जेक्टिव इंडिया इज ट्राइंग टू अचीव है? जी, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, वो एक मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ जो रास्ता है उस पर चल रहे हैं। और उसमें उन्होंने जो है वक्त के साथ साथ जो अमल किए हैं वो आपके नाजरीन के सामने है। लेकिन जो अहम तरीन बात थी वो यही थी कि उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान पहले जब 2014 में मुंतखब हुए तो उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान को सजा देंगे। और उन्होंने कोशिश की 2016 में एक क्लेम किया कि जी हम जो है वो हमने इंकर्जन की है पाकिस्तान के, हम अंदर आए हैं। पाकिस्तान ने उसको जो है बिल्कुल रिजेक्ट किया उस सारे वाक़े को। उसके बाद जो है वो उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा बमबारी और दूसरे जो वायलेशन हैं वो शुरू की 2017 में।
लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ने हमेशा उसका जवाब दिया। लेकिन जो सीरियस मामला हुआ फिर 2019 में हुआ, जब उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए, बड़ा वाजे है कि वो बालाकोट का जो वाकया था वो किया, जिसमें फिर उन्हें पसपाई भी हुई और अभिनंदन पाकिस्तान उनके जहाज गिराए। लेकिन उनको वो सियासी फायदा हासिल हो गया जो वो करना चाहते थे। उसके फौरन बाद उन्होंने जो कश्मीर के ऊपर जो कब्जा था अपना, वो उसको मुसल्लत किया और कश्मीर के दो टुकड़े किए। सही। तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा एक संजीदा मामला है कि एक मुस्तकिल तौर पे एक ऐसी रियासत जो है, जो कि एक न्यूक्लियर रियासत भी है, जो कि इक्तिसादी तौर पर, और अगर आप वैसे नंबर्स देखें पाकिस्तान के और हिंदुस्तान की जो अफवाज हैं, तो हिंदुस्तान जो है वो कई गुना बड़ा है साइज में हर लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना न्यूक्लियर डिटरेंट भी है, और पाकिस्तान की अफवाज के पास अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जो एक पूरा जो फाइटिंग डॉक्ट्रिन है, खास तौर पे जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है पिछले 10 सालों में। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो, और एयरफोर्स और नेवी, वो एक बैटल हार्डन्ड फोर्सेस हैं। उन्होंने जंग लड़कर अपनी महारत हासिल की है। तो वो हमेशा हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त जो जिसका जिक्र जो है अभी आपने क्लिप में दिखाया भी कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में चूंकि नए इंतखाबात हो रहे हैं, उसकी भी एक वजह। लेकिन जो लॉन्ग टर्म अपने वो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको कभी भी धुंधलाते नहीं है। तो उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 2016 से चल रहा था कि वो सिंध ताश मुआहिदे को जो है दोबारा से रिव्यू करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को नोटिस भी दिए, पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन उन्होंने अब ये एक मामला जो है पहलगाम के वाकये को बुनियाद बना के, एक ऐसा वाकया जिसके ऊपर बहुत शकूक और शुबहात है, और पाकिस्तान से अब तक उसकी 2 हफ्ते गुजर गए हैं, एक सबूत का टुकड़ा भी नहीं वो ला सके जो पाकिस्तान के साथ उसको कनेक्ट करे। तो ये उन्होंने एक समझे बहाना और एक प्रीटेक्स्ट क्रिएट किया है अपने दूसरे मकासद हल करने के लिए, जिसमें उनके अंदरूनी सियासी मकासद भी हैं और उनके जो लॉन्ग टर्म मकासद हैं इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने के या रिव्यू करने के, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा, अब इसमें ये ज़रा हमारी रहनुमाई इस मामले में करें कि हम तो बड़े दिनों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इंडिया ने जो डैम्स की फ्लशिंग का प्रोसेस, जो उसके सिल्टिंग है, जो उसकी सेडिमेंट्स हैं, उनको फ्लश आउट करना शुरू कर दिया, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मुमकिन नहीं है अदर देन द पीक मॉनसून सीजन। और उसका मकसद यही है कि वो अपने डैम्स में कैपेसिटी बना रहा है ताकि पानी जब हमें ज़रूरत हो, जब सोइंग सीज़न हो, एंड उस वक्त कई दिनों के लिए रोका जा सके। लेकिन एक दूसरी तरफ हम हमारी हुकूमत को देख रहे हैं जिसके यहाँ काम नज़र आता है। हमने नून लीग के कुछ रहनुमाओं को देखा जो दरियाए चनाब के किनारे खड़े होकर वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे थे आज से चंद दिन पहले कि देखें बड़ा बेहतरीन पानी आ रहा है। तो क्या हुकूमत और ख़ास तौर पर फिर पंजाब हुकूमत, मरकज़ में हुकूमत, उसको इदराक नहीं है कि पानी को हथियार के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर वो अभी इसको उस तरीके से ब्लो अप नहीं करना चाहते कि कहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अवामी प्रेशर ना बढ़ जाए कि अब आप एक्शन लें इंडिया के ख़िलाफ़? नहीं, देखिए 21वीं सदी में तो जहाँ हर चीज की वीडियो और तस्वीर अवेलेबल है, इदराक बिल्कुल है और मौजूद है। लेकिन इस सारे मामले को हमें इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तनाजुर में देखना है कि अगर हिंदुस्तान ने इसको सस्पेंड करके कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं तो वो कौन सी हद होगी जो वो क्रॉस करेगा। तो पाकिस्तान उसके ऊपर फिर, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपने ऐलानिये में बड़ा वाजे कहा कि उसको ऐलान जंग समझा जाएगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हिंदुस्तान को एक बुनियादी तौर पे जो एवरेज फ्लोज हैं वो अलाउड हैं। बगलियार डैम उन्होंने आज से कुछ साल पहले भी जब भरा था तो चनाब के पानी में कमी आई थी, लेकिन इस वक्त मौसम ऐसा है कि वो ज्यादा दिन पानी को ब्लॉक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पानी और अगर वो ब्लॉक करने की कोशिश की तो फिर उसके उनके उल्टन जो है ना उसके नुकसानात उनको होंगे। आपके नाजरीन में से शायद कुछ को याद हो कि 2014 में अगरचे उन्होंने पाकिस्तान की तरफ पूरा पानी जो था उसका फ्लो था, उसके बावजूद श्रीनगर शहर जो है वो पूरा का पूरा डूब गया था, इतना ज्यादा पानी आया था। तो लिहाजा वो भी उनके ज़हन में होना चाहिए कि वो ज्यादा इसको रोक नहीं सकते। जो इशू आएगा जिसके ऊपर पाकिस्तान ने और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ही एक एग्रेसिव कैंपेन होगी इंडस वाटर ट्रीटी की, जो सो कॉल्ड लॉ फेयर है या कानूनी उसकी चाराजोई है,
क्योंकि ये इशू पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के आगाज में, जब ये जो बर्फों की मेल्टिंग का जो अमल है वो खत्म हो जाता है और पानी कम होना चाहिए, वहां फिर जो है वो बगलेहार और जो किशन गंगा है उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो हिंदुस्तान उसको इस्तेमाल कर सकता है। एक पाकिस्तान को इस वक्त ये भी एक बुनियादी फैक्ट मौजूद है कि दरियाए सिंध के ऊपर हिंदुस्तान के पास इस वक्त कोई किसी भी काबिल जिक्र एबिलिटी नहीं है कि वो उसका पानी किसी तरह भी रोक सके। सही। तो वो तो फ्लो होगा, लेकिन झेलम और चनाब के ऊपर बहरहाल उनके पास कुछ एबिलिटी है पानी को रोकने की, लेकिन वो उतना ही है जितना उनका डैम भरेगा। तो वो जो डीसिल्टिंग के जरिए थोड़ी सी जरूर कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी, लेकिन उस वो इतनी मैसिव कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे जो है दो दरियाओं का पानी। तो क्या हम इस सितंबर अक्टूबर का इंतजार करें, या फिर आज जब रॉयटर्स कह रहा है कि इंडिया स्टार्ट्स वर्क ऑन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आफ्टर सस्पेंडिंग ट्रीटी विद पाकिस्तान, तो आज ही हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझते हुए इसके ऊपर इकदाम शुरू कर दें? जी, एक्ट ऑफ वॉर जो है वो सिर्फ मिसाइलों से और बंदूकों से नहीं होनी, उसमें कानूनी जंग भी शामिल है। और इस हफ्ते वो कानूनी जंग जो है उसकी तैयारी हो गई है और आइंदा एक या दो दिन में आप देखेंगे कि जो भी रेलेवेंट फोरम्स हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़े एग्रेसिव तरीके से दुनिया के तमाम फोरम्स पर जाएगा अपने पानी की हिफाजत के लिए। और पानी जो है वो तो तहजीब की अलामत है, तो अगर हिंदुस्तान जो है वो तहजीब कुश अमल करेगा तो उसको पूरी दुनिया से जो है वो उसके ऊपर तनकीद भी होगी, उसकी जो साख है उस पर भी असर पड़ेगा। और ये जो काइनेटिक एक्शंस हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसकी जैसे कहते हैं उसे नापा जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है। तो अगर एक ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान समझेगा कि हमें जो है वो काइनेटिक एक्शन करना है पानी के लिए, तो हम वो करेंगे, वो भी करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे तो जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान इज रैलिंग अगेंस्ट व्हाट इंडिया इज डूइंग, लेकिन तीन ऐसी डोमेन्स जिनमें आपका तजुर्बा है, दिफा, खारजा और तिजारत का, ये इन तीन मिनिस्ट्रीज़ का अभी तक जो इन सब ने अपने अपने तौर पर रिस्पांस दिया है इंडिया को, इसको आप कैसे एवेलुएट करते हैं? हमारे पास तिजारत वाले मामले पे हमने अब तजारत बंद कर दी, बॉर्डर बंद हो गया, फ़िज़ाई हदूद बंद हो गई। ज़ाहिर है कि इंडिया को 50 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर की तो तजारत पाकिस्तान के रास्ते से नहीं कर रहा था। तो क्या इंडिया को हम डिप्लोमेटिकली उतना हर्ट कर पा रहे हैं कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इस तरीके से एक सोलो फ्लाइट ना ले? क्या हमारे पास ऐसे कोई डिप्लोमेटिक कार्ड्स मौजूद भी हैं कि जिसमें हम इंडिया को मजबूर कर सकें कि वो बैठे और दोबारा से इस ट्रीटी पर अमल दरामद शुरू हो? जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तजारत है उसका हुजम जो है वो बहुत कम है। जब बहुत ज्यादा भी था तो 2-2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं था मैक्सिमम। सही। और अगर जो अंडर द टेबल है वो भी अगर बहुत हुआ तो 1-1.5 अरब डॉलर होता है। तो लिहाजा उसका हुजम जो है वो इतना नहीं है कि उससे जो है वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के ऊपर किसी भी तरह का दबाव आए। और इसलिए हमने देखा है कि जो तजारत है वो प्रैक्टिकली तो 2019 से बंद है। और उसके बाद से भी जो एक थर्ड पार्टी होती थी या वागा के जरिए थी, उसकी उसका जो वॉल्यूम था वो बहुत कम हो गया था। तो तजारत की बंदिश तो इतना बड़ा लीवर नहीं है जिसके जरिए हम हिंदुस्तान को टेबल पर आए, लेकिन दूसरे जो लीवर्स हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान को फॉरेन जो हम एक्शंस कर रहे हैं, कि जहां वो काइनेटिक एक्शन तो एक आखिरी हद है जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं हर लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान को मेरी राय मैं अपनी दे चुका हूं हुकूमत को कि फौरी तौर पर जो हिंदुस्तान की टेरर फाइनेंसिंग है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात में, उसके जरिए पाकिस्तान को इस दफा दरखास्त लेकर फाटफ में जाना चाहिए कि हिंदुस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो अगर वो हम उसमें इंशाल्लाह कामयाब होंगे अपने दूसरे एलाइज के साथ, तो वो एक बड़ा वाज़े प्रेशर होगा हिंदुस्तान के ऊपर। इसी तरह जो टेररिज्म के डिक्लेयर करना है, जो हमने देखा है कि अमेरिका में भी और कनाडा में भी और पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान ने जो एक किराए के कत्ल करवाए हैं अपने मफादात हासिल करने के लिए, तो उसके लिए एक बड़ा मजबूत केस है पाकिस्तान के पास कि हिंदुस्तान जो है वो टेररिज्म में मुलव्वस है और जो टेररिज्म के मुल्कों के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो पूरी तरह इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगी। तो काइनेटिक एक्शन से ज्यादा जो है हिंदुस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना और उसको जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इंशाल्लाह जैसे हम उसको पूरी तरह उसको परसू करेंगे,
तो उससे जो है जरूर हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रेशर आएगा। आई अंडरस्टैंड, जाहिर है कि इंडिया का जो ये सारी सूरत हाल है, एक हिंदुत्व से प्रोमेसी, फिर उसके बाद उनका जो जार्गन है, द वे, वो जो आरएसएस का नेक्सस है, मोहन भगवत से वो मुलाकात करते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर, एन उस दिन जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक्शन की बात की थी। लेकिन एक मुअम्मा बना हुआ है इस सारे मामले में कि आप जिस हुकूमत या जिस इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हम बात कर रहे हैं, उनके कायद तो ज़ाहिर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, लीडर तो उनके मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं। उनकी खामोशी बहुत सारे लोग उसको समझना चाह रहे हैं कि इंडिया वाले मामले पर, जहां आप कह रहे हैं कि हम उनको एक दहशत गर्द रियासत के तौर पर पूरी दुनिया में बताएं, FATF में उनको ग्रे लिस्ट में डालने के लिए अपना मुकदमा लेकर जाएं, तो जो नून लीग के कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो तो अपनी ज़बान पर ना नरेंद्र मोदी का लफ्ज़ लाते हैं, ना इंडिया को नाम लेकर उसकी मजम्मत करते हैं उन एक्शंस की। माजी में उनके बारे में था कि वो कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेते, और आज तक ऑन द रिकॉर्ड कहीं ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामले पर, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, अफगानिस्तान को एक टेरर लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करने की कभी बात नहीं की। इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं दुरुस्त की आपकी थोड़ी सी कर दूंगा। अगर आप उनकी 2016 में मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तकरीर है जनरल असेंबली में, उसमें कुलभूषण यादव का नाम भी लिया और उन्होंने सख्त तरीन हिंदुस्तान की मजम्मत भी की। ये उनका आखिरी साल था बतौर वज़ीर-ए-आज़म। 2017 में जो है फिर उनको नाहक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसमें सर कुलभूषण उन्होंने यादव का तज़किरा नहीं था, उसमें बुरहान मुजफ्फर वानी के हवाले से कश्मीर वाले मामले पर बड़ी तफसील से बात थी, आई विविडली रिमेंबर, बट नेमिंग कुलभूषण यादव वाज नॉट पार्ट। नहीं, तो देखिए बात यह है कि जिसके दौर में कुलभूषण यादव को पकड़ा गया, आप कहते हैं कि उसका नाम, अगर वो हिंदुस्तान के मामले में वो शख्स जिसने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए, उसको कहना चाहिए रहती दुनिया तक हिंदुस्तान के मामले में जो है वो उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लग सकता। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मजबूती की है, और पाकिस्तान की अगर बेहतर ताल्लुकात की बात की है, वो भी पाकिस्तान की मजबूती के लिए। आज जब मुस्लिम लीग नून के मुंतखब सदर हैं, तो उनकी मैं कियास आराई कर सकता हूँ, उनके तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं कि वो उनकी ख्वाहिश यही है कि जो मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है मोहम्मद शहबाज शरीफ, वही इस पर लीड लें, और उन्होंने वो लीड ली है। और उन्होंने खास तौर पर अपनी काकूल की तकरीर में जिस तरह पूरी दुनिया के ऊपर एक प्रेशर डाला है कि भाई हम न्यूट्रल जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए तैयार है, हमारे हाथ साफ हैं, तो उससे जो है यही अगर इस वक्त हमें एग्जिट रैम्प नजर आ रहा है इस तनाव से निकलने का। जब जरूरत होगी कि उस पर एक लार्जर स्टेटमेंट दी जाए, तब मोहम्मद नवाज शरीफ जरूर बात करें। यानी आपके ख्याल में बड़े मियाँ साहब की गुफ्तगू इस वक्त ना करना या खामोशी, उसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं कि छोटे मियाँ साहब को ओवरशैडो ना कर दे, कहीं उनकी बात दब ना जाए? मैं उसे ट्रांसलेट कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इस सारे मामले की क़यादत कर रहे हैं, तो हम सब का एतमाद और कयास मोहम्मद शहबाज शरीफ पर ही। बट आप समझते हैं कि बड़े मियाँ साहब की, जाहिर है कि डज ही हैव इनफ गुड ऑफिसेज? नरेंद्र मोदी के साथ कोई बैकडोर के ऊपर शायद वो कोई बात कर रहे हों, क्या आप ये समझते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा होगा उनके सज्जन जिंदल के साथ, और सज्जन जिंदल के नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे ब्रिजेस माजी में ऐसे रहे हैं कि जिसमें शायद मियाँ साहब चाह रहे हों कि वो बैकडोर पर रहते हुए कोई सफारतकारी, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो ये कर रहे हों, इस वजह से वो बात नहीं कर रहे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। असल में पाकिस्तान ने एक कुछ लोग उसे कहते हैं कि जी रिस्ट्रेंट है, मैं उसको कहता हूं कि वो बुज़दिलाना मुसालियत थी। 2018 के बाद से 2022 तक एक बुज़दिलाना मुसालियत की पॉलिसी थी पिछली हुकूमत की, जिसमें हमने ये देखा कि बार बार ऐसे वाकयात हुए। मसलन कुलभूषण यादव की जो हिरासत थी वो एक बहुत बड़ा कारनामा था, लेकिन उसको बगैर किसी क्विड प्रो को के 58 घंटे बाद वापस कर देना जो है वो कोई बहुत अक्लमंदाना जो स्टेप था वो नहीं था। इसी तरह आप अभिनंदन की बात कर रहे हैं, आप अभिनंदन की, नॉट कुलभूषण, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिनंदन की बात कर। इसी तरह जो है वो 2019 में ही जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया, तो पाकिस्तान ने कोई उसका वाज़े जवाब किसी भी फॉर्म में नहीं दिया, और हमें यही कहा गया कि जी हम आधा घंटा खामोशी इख्तियार किया करेंगे तो उससे शायद कश्मीर जो है आज़ाद होगा। इसी तरह जो है हमने ये देखा कि बाद में
2022 में भी, 2020 में एक वाकया हुआ कि जब हिंदुस्तान को चाइना के हाथों बड़ी हजीमत उठानी पड़ी लद्दाख में, पाकिस्तान ने उसका कोई सियासी और सफारती फायदा नहीं उठाया। और फिर 2021 में एक सीज फायर किया हिंदुस्तान के साथ। हालांकि उस वक्त की हुकूमत ऑन रिकॉर्ड थी कि हम बात नहीं करेंगे जब तक कश्मीर जो है उसका स्टेटस रिकवर नहीं होता। और आपके नाजरीन को याद करा, 2022 मार्च में उनकी हुकूमत खत्म होने से चंद दिन पहले एक ब्राह्मोस मिसाइल आकर मियां चन्नू में गिरा था। वो हालांकि बहुत बड़ा वाकया था, हिंदुस्तान की गैर जिम्मेदारी, एक न्यूक्लियर रियासत का मिसाइल जो है दूसरी न्यूक्लियर रियासत के अंदर गिर गया, लेकिन पाकिस्तान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो हम सबको ये सबक हासिल हो चुका है। दैट हैपेंड एग्जैक्टली ऑन 8 मार्च को वो वाकया हुआ। 9 और 10 की दरमियानी रात हुकूमत जा चुकी थी। उसका फॉलो अप तो शहबाज शरीफ साहब को करना था। नहीं, 8 मार्च को हुआ था। हुकूमत जो है वो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी, सॉरी 8 मार्च कह रहा हूँ, 8 अप्रैल को हुआ था। 8 अप्रैल को, तो अब हमें जो है 8 अप्रैल को हुआ था और 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात हुकूमत चली गई थी। जाहिर है उसके ऊपर तो फॉलो अप गालिबन शहबाज शरीफ साहब का बनता था। साथ में ये बताएं कि इस वक्त जाहिर है कि एक सियासी इस्तेहकाम कितना जरूरी है गिवन द लार्जर थ्रेट एक्सटर्नल एनिमी। फाइनली मुझे जरा थोड़ा सा समझाएं अपने तजुर्बे से कि मौजूदा सूरत हाल में क्या एक मुनकसिम सियासी क़यादत, एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार मुल्क, एक सियासी नफरतों का जिस तरीके से बाजार गर्म है, अगले 5 साल तो ये लड़ाई नज़र आ रही है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इंडिया वापस नहीं बैठता और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देता है तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरे मुल्क को उसका मुकाबला करना है। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए ये लड़ाई लड़ना? ये पहले मैं आपके नाजरीन के दुरुस्ती कर दूं कि ब्राह्मोस मिसाइल मैंने दुरुस्त कहा था 9 मार्च को गिरा था और हुकूमत उससे 1 महीना बाद गई थी। तो वो वेरीफाई भी कर सकते हैं इसकी डेट्स जो हैं। हुकूमत जो है वो 9 और 10 अप्रैल की रात में गई थी ब्राह्मोस। ठीक, हाँ, ब्राह्मोस 1 महीना पहले गिरा था। देखिए, ये जो सियासी इस्तेहकाम है अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया जा चुका है। अब अगर सियासी इस्तेहकाम का ये मतलब नहीं कि मुल्क में ऑपोजिशन नहीं होगी, ऑपोजिशन होगी। ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत की मज़ामत भी करेगी, उसकी मुखालफत भी करेगी, लेकिन जिस सियासी इस्तेहकाम की हम बात करें वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया जा चुका है। और अब अगर एक ऐसी जमात है जो बज़िद है कि उन्होंने मसलन वो कल एक ब्रीफिंग की DGISPR की, उसमें उनको बाकायदा तौर पर मदऊ किया गया था लेकिन वो नहीं आए। इसी तरह जो है उनको जो नेशनल सिक्योरिटी की एक पार्लिमानी मीटिंग हुई थी उसमें वो नहीं आए। और ये एक्चुअली वही जमात है कि जब इसके बानी चेयरमैन वजीर आजम थे तो 3 सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंगें हुई जिनका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। वो वजीर आजम होते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं आए। तो ये उनका रिकॉर्ड है। तो लिहाजा उनकी जो संजीदगी है, कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया है आज से, तो उसमें अगर वो वाकई संजीदा है तो आकर अपनी जो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के पानी की हिफाजत, उसके बारे में आकर उनकी बड़ी तवाना तादाद मौजूद है कौमी असम्बली में। और सेनेट में एक बहुत अच्छी करारदाद मुतफिका तौर पर अपोजिशन लीडर के चेंबर में ड्राफ्ट हुई थी। तो अगर यही रिकॉर्ड है तो वो आकर अपने ऐवानों में अपनी बात करें और हम उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं कौमी सलामती के मौजूद। अभी भी मुतफिका करारदाद जो है वो कौमी असम्बली से इंडिया के खिलाफ मंजूर हो गई है। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर ख़ारजा व तजारत हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे। ऑब्वियसली एवरीवन अंडरस्टैंड, यहाँ पर हर सियासतदान, हर सियासी जमात, दे हैव देयर ओन साइड ऑफ स्टोरी। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर रही है, क्या ये उनके अपने फ़ायदे का है, क्या ये पाकिस्तान के फ़ायदे का है, इसके वो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे जब हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और इत्तलात व नशरियात भी रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले को भी देखते रहे, सीनियर सियासतदान हैं। पाकिस्तान की हुकूमत, इदारे किस तरीके से काम करते हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल एनिमीज़ हैं उसके हवाले से बड़ा भरपूर मौक़िफ़ रखते हैं, उनसे बात करेंगे। और इस वक्त आपके इल्म में है कि भारत बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारियत शुरू कर चुका है। बागलियार डैम के ज़रिए चनाब का पानी
लगभग यूं कहें कि तकरीबन रोक दिया गया है। ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते, लेकिन ये एक मैसेज है, ये एक पैगाम है कि भारत इसको किस तरीके से एज अ टूल इस्तेमाल करने का इरादा रखता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और फिर जो रॉयटर्स ने चंद घंटे पहले रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए बगैर इंडिया ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है बाकायदा। ये एज एन एक्सक्लूसिव स्टोरी रॉयटर्स ने इंडिया से रिपोर्ट की है। और ये अगर हो रहा है, होने जा रहा है, तो हमारी तैयारी क्या है, इंडिया को किस तरीके से रोका जा सकता है। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताएं कि अभी तक जो इक़दामात हुकूमत ने उठाए हैं, ख़ास तौर पर हमारी वजारत तजारत है, उसने कहा कि हम तजारत बंद कर रहे हैं, पाकिस्तान के रास्ते से भी नहीं हो सकेगी, तीसरा मुल्क भी पाकिस्तानी पोर्ट्स या पाकिस्तानी पानियों को इस्तेमाल करते हुए, फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए नहीं जा सकता। हमने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा वो कुछ वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस कर रहे हैं। इंटरव्यूज़ गालिबन उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को नहीं दिए। फिर वज़ीर दिफ़ा हैं, वो कुछ टेलीविज़न चैनल्स पर अपेयर होकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट की जो सिविलियन साइड है, वहाँ से होने वाले जो अब तक के इक़दामात हैं, पहले तो ये बताएं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो कर सकती थी, जो सिंबलिज्म जो एक हो सकता था, वो तो हुकूमत ने किया है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली भारत जो है वो बैकफुट के ऊपर है दो तीन मामलात को लेके। एक तो जाहिर है कि वो अभी तक पहलगाम का कोई एविडेंस नहीं दे सके। उन्होंने अपने आप को समझा कि हम कोई इसराइली हैं इस इलाके की, जो लोग दुनिया ने उनको बावर कराया कि आप नहीं हैं भाई। और पहले उन्होंने 100 के करीब अपना एम्बेसडर जमा किया साउथ ब्लॉक में, दिल्ली में। और जब उनसे पूछा गया कि सबूत क्या है, तो उसके ऊपर जो वजीर उनकी जो उनके जो फाइनेंस है, ये फॉरेन अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो एस्केलेशन है उस पर भी उन्हें दुनिया की हमायत जो है वो हासिल नहीं हो सकी। हत्ता कि अमेरिका की तरफ से उनको बड़ा ख्याल था कि जेडी वैंस वहाँ पे थे, तो पता नहीं हमें कैसे वो सपोर्ट दे देंगे। फिर आपने देखा कि कल यूरोप जो है वहाँ पे जब उसने जो जयशंकर हैं, वो तो बरस ही पड़े यूरोप के ऊपर कि आप तो हमें जो है वो भाषण दे रहे हैं जैसे आपको प्रीचर है। हमें तो फ्रेंड्स चाहिए, जो पार्टनर्स चाहिए, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए। सो आई थिंक इस वक्त एक दुनिया में तो हिंदुस्तान को एक रिव्यू का सामना है। और पाकिस्तान की हुकूमत का जो भी एक इस वक्त एक 8-10 जो सिंबॉलिक इकदामात कर सकते थे, वो सिंबॉलिक इकदामात उन्होंने कर दिए हैं। वो ख़ास उसका इम्पैक्ट है नहीं। वैसे ना इंडिया ने अभी तक जो किए हैं उनका कोई इम्पैक्ट है, ना पाकिस्तान ने किया है उनका कोई बड़ा इम्पैक्ट है। ये तो चीज़ें जो है वो ये है कि आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड कॉमर्स हमारे कितने पहले ट्रेड चल रही है इंडिया से। बेचारे जो सिर्फ नुकसान हुआ है उन गरीब लोगों का जो कि पाकिस्तान में आए हुए थे या जो पाकिस्तान से गए हुए थे, ये इलाज के लिए जो लोग गए हुए थे उनको बड़ा नुकसान हुआ। गरीब लोग जो हैं उनको नुकसान हुआ है सिटीजनरी का, बल्कि वो मेरे ख्याल में एक अनफॉर्चुनेट पहलू है। बाकी तो सिंबलिज्म ही है, वही चल रहा है अभी तक तो। लेकिन इसमें सिंबलिज्म जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से भी ऐसे इकदाम हैं, लेकिन डाउन द लाइन जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे, 3 दरिया तो ऑलरेडी उनके पास हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। जो मगरबी दरिया हैं उसका 80% पानी हमारा होना चाहिए। वो जो अब जिस किस्म की पॉस्चरिंग कर रहा है इंडिया, और वो अगले 4 साल में 5 साल में इसके ऊपर काम मुकम्मल कर लेता है, जाहिर है कि इट टेक्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स विच इंडिया हैज़। तो अगर वो ये काम कर लेता है तो हमारे पास उसको रोकने के लिए क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके ज़रिए इंडिया ये करने से बाज रहे? अभी तो देखो ना, हम फोकस है हफ्तों में क्या होना है, बाकी ये कि सालों में क्या होगा। वो कहते हैं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो तो बाद में जाहिर है कि जो वर्ल्ड बैंक के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है, पाकिस्तान उधर जाएगा, वर्ल्ड बैंक को कहेगा कि जी आपकी गारंटी थी, अब इसको जो आप देखें, वो इंडिया के लिए आसान नहीं होगा इसको इम्प्लीमेंट करना। और दूसरा देखिए ना, ये तो भी सिंबलिज्म है इन सेंस कि कोई इंडिया से पानी, ये कोई टूटी तो नहीं है ना दरिया कि आपने बंद कर दिया तो वो एक दिन बंद हो गया। आपका जो दरिया है ये एक ज्योग्राफी के ऊपर, अल्लाह ताला के निज़ाम कुदरत के ऊपर एक मबनी निज़ाम है जिस पे ये चल रहा है। और अगर अब देखिए, अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि ये पानी
जो है वो बंद कर सकता है, तो फिर ये पानी तो चाइना में ओरिजिनेट होता है। अगर चाइना बंद करना शुरू कर दे तो फिर फिर हिंदुस्तान क्या करेगा? सो ये कॉम्प्लेक्स होगा, इतना आसान नहीं है इसके ऊपर अमल दरामद भी करना। जिस तरह आपने खुद ही कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए डैम्स बनाने के लिए, और डैम एक दिन में नहीं बनता। सो आई थिंक ये तो एक ऐसे ये भी एक सिंबॉलिक ऐसे ही उनके जेस्चर है। फवाद जोशी साहब, आप कह रहे हैं कि सिंबॉलिक इकदाम हैं अब तक, और शायद काइनेटिक का भी खतरा कम हो गया है, टला नहीं है। इंडिया को उस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है उससे वो सपोर्ट नहीं मिल सकी, लेकिन इस सूरत हाल में जब खतरा कम हुआ है लेकिन टला नहीं, बहुत सारी तनकीद तहरीक इंसाफ पर हो रही है कि मौजूदा सूरत हाल में आपको हुकूमत के साथ, इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। एक ब्रीफिंग का इनकाद होता है, आप उसमें शिरकत करने से माजरत कर लेते हैं। तो ये जो पीटीआई कर रही है, डू यू थिंक कि मौजूदा सिनेरियो में ये कंडक्ट कैसा है, और इन द लॉन्गर रन पीटीआई की स्पेस क्या श्रिंक हो जाएगी इससे मजीद, या फिर कोई बेहतरी की उम्मीद आप रखते हैं कि शायद उनके लिए कुछ बेहतर हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि काइनेटिक का खतरा तो कम नहीं हुआ, काइनेटिक का खतरा तो बढ़ गया है। और कोई इस भूल में रहे ही ना पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान हमला नहीं करेगा। ये तो आप दीवार पे लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान को अपने जो शैतानी अज़ाइम है उनका निशाना बनाएगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो होगा। अब ये सिर्फ ये है कि स्केल और वक्त क्या होगा, ये एक बहस तलब बात है। जो जाहिर है ऑपरेशनल इशू है, उसके ऊपर एक फैसला करना है, उन्होंने खुद करना है, और उनकी आर्म फोर्सेस के एक दो जो लोग हैं वो करेंगे। बड़े कम लोग मालूम हो सकता है, ज़ाहिर है उसका एक एनालिसिस मुमकिन नहीं है, उसका एक प्रेडिक्शन मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हमला तो सीधी सीधी बात है, दीवार पे लिखा हुआ है जो होना है। जो इस वक्त पाकिस्तान में तो देखिए कोई कोशिश नहीं की गई कि कोई सियासी तौर के ऊपर हमको लगे कि कोई मुतहिद है पाकिस्तान, या इस चीज़ की कोई ज़रूरत महसूस की गई हो कि नहीं एक यूनिटी का मैसेज जो है वो जाना चाहिए। इस किस्म की कोई कोशिश हुकूमत की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई। और अनफॉर्चुनेटली चूंकि तहरीक इंसाफ ने अपना प्रेशर भी नहीं है, उनका इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ है, तो लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की आप अहमियत से इनकार तो नहीं कर सकते। जो मुल्क है वो तो इमरान खान के साथ खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि कोई भी एफर्ट जो है वो मामलात को थोड़ा टेम्परेचर डाउन ही बंदा करने की कोशिश कर लेता है कि कितना बड़ा खतरा है। तो हुकूमत और जो साहिबान इक़्तिदार हैं वो सोचते हैं कि चले मुल्क के अंदर कोई थोड़ा टेम्परेचर ही डाउन हो जाए। कोई ऐसी कोशिश और नज़र नहीं आती, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो फासले बड़े हैं और इन हालात में भी बड़े हैं। सो पाकिस्तान में कोई सियासी उस तरह की तो मुझे नज़र नहीं आई कि तो कोई कोशिश हुई। ओनस इसका हुकूमत पर है कि हुकूमत थोड़ा सा मामले को ठंडा करे और तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश करे, ना कि तहरीक तहरीक इंसाफ इंसाफ की पर। कोई हैसियत तहरीक इंसाफ की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। तहरीक इंसाफ को आप बुला भी लेंगे, उमर यूब ने क्या कहना है, या सलमान राजा क्या कह देंगे, या गौहर क्या कह देगा, या शिबली फराज, मतलब देखे ना इनकी तो बेचारों की कोई है ही नहीं ना, आवाज ही नहीं है। आपने जो करना था वो जाहिर है कि इमरान खान को आपने, अगर आप यूनिटी का मैसेज देना चाहते हैं तो इमरान खान की तरफ से आएगा, बाकी तो किसी की तरफ का कोई कद ही नहीं है। या फिर शाह महमूद कुरैशी थे जो कि 7.5 साल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। मेरा ख्याल है याकूब खान और शाह महमूद कुरैशी लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के। तो आपने कोई ज़रूरत महसूस नहीं की कि इन लोगों को कोई शामिल किया जाए, कोई अप्रोच की जाए, कोई बात की जाए। बाकी तो ऐसे ही जैसा पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलों चो मिट्टी लाना वाली गल है ना, सही। वो तो आप जो मर्जी करते रहे। तो इस सारी सूरत हाल में एक कंपैरिजन हो रहा है कि अब जब ये ख़तरा मौजूद है कि इंडिया कुछ कर देगा, 2019 में क्या हुआ था, और फिर उसके अपने अपने वर्शंस हैं। एक तहरीक इंसाफ का वर्शन है, एक मुस्लिम लीग नून का है कि टांगें कांप रही थी, माथे पे पसीना था, कुछ एक्शन ही नहीं लेना चाहते थे, और इसमें इमरान खान का कोई ताल्लुक़ नहीं था, और जो अभिनंदन को छोड़ने का फ़ैसला हुआ था उस पर हमने घुटने टेक दिए थे। आप ज़रा बताएं कि उस वक्त क्या माहौल था और एग्जैक्टली किसका वर्शन आपके ख्याल में दुरुस्त है? ये वर्शन भी टू बी फेयर विद हुकूमत का नहीं है।
मैंने खुद शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने 2019 में जवाब दिया था, वैसे ही हम जो है वो अब जवाब देंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि आपने 2019 में देखा था हमने कैसे जवाब दिया, और हम जो है अब भी ऐसे जवाब देंगे। सो 2019 में जो जवाब दिया था उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने और अफवाज ने, खसूसन एयरफोर्स ने, टू बी फेयर विद, उसके ऊपर एक यूनानिमिटी है कि हमने इंडिया को धूल चटा दी थी। और यही बात जो है वो इन्होंने एक सियासी तौर के ऊपर अयाज सादिक साहब ने एक दफ़ा ये बात कही थी, और इसीलिए हमें जो है ज़ाहिर है अपने मामलात के में जो है वो एहतियात करनी होती है। उसकी वजह से ये तनकीद हुई और इंडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा के चीज़ें जो हैं वो पेश की। बट फैक्ट इज़ के एवरी दिस इज़ अ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड फैक्ट कि 2019 में जो हमने जवाब दिया पाकिस्तान ने हमले का, वो एक बहुत ही शानदार था। और जिस तरीके से हमने जहाज़ मार गिराया, फिर उसके बाद हमने पायलट को रिहा किया इंटरनेशनल अपील के ऊपर, वो तमाम ही कमेंडेबल इक़दामात थे। और पाकिस्तान का इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का जो दिफाई कैपेबिलिटी है, ख़ुसूसन एयरफोर्स की, JF थंडर की जो मार्केट है, उसमें बहुत जो है वो इजाफा हुआ, और दुनिया ने देखा कि कितने इफेक्टिव जहाज पाकिस्तान और चाइना ये मिलके बना रहे हैं। और सही। आई थिंक कि लेकिन हमने फिर बहुत ये अच्छा ये हॉस्पिटल। फैसला किसका था कि जब इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फंस गया और चाइना के खिलाफ उसको 50,000 एक्लेमेटाइज्ड सोल्जर्स की मिरर डिप्लॉयमेंट करनी थी, और उसके पास ऐसे एक्लेमेटाइज्ड सोल्जर्स नहीं थे, और 25 फरवरी 2021 को हमने उनके साथ सीज फायर कर लिया। जो हमारे साथ सरहद पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगे हुए फौजी थे वो उठाकर चाइना के खिलाफ डिप्लॉय कर दिए गए। ये किसका डिसीजन था? नहीं, कोई चाइना का ऐसा इशू नहीं था कि चाइना को कोई पाकिस्तान की मदद तो नहीं चाहिए इंडिया के मुकाबले के लिए। नहीं, इंडिया चाइना को ने भी चाहिए हमें थी। कभी इस इंडिया तरह। के एक्लामेटाइज सोल्जर जो पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर था नहीं नहीं, उसको। कोई ऐसी बात नहीं थी, ना ही चीन को जो है वो, चीन ने हमें कहा कि एंगेजमेंट रखनी है, कुछ ऐसा नहीं रखना है। एक्चुअली चीन समेत तो पूरी दुनिया थी, वो चाहती थी कि ये टेंशन जो है वो नीचे आए। सही। और अगर हम ये टेंशन को नीचे ना लाते तो उसके नतीजे में एक फुल फ्लैज वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती, जो इस रीजन के इंटरेस्ट में ही नहीं थी। और मेरा ये, और चूंकि 9 मिसाइल उस वक्त हमें बताया गया था कि हिंदुस्तान 9 शहरों को मिसाइल हिट करने का इरादा रखता है, जिस पर इमरान खान ने ये वार्न किया कि हर मिसाइल के जवाब में 3 मिसाइल जो है वो दागे जाएंगे। अच्छा। तो ये तो एक बहुत बड़ी जो है वो वार स्टार्ट हो जाती और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज होती। सो दुनिया का भी इंटरेस्ट ये था कि ये लड़ाई इससे आगे ना जाए, और पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट ये था कि लड़ाई इससे आगे ना जाए। सही। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ रहे, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि ये कि बात किस हद तक दुरुस्त है कि नरेंद्र मोदी के हवाले से जो इमरान खान ट्वीट्स किया करते थे उनको टैग करके उसके ऊपर बड़ी दरख्वास्तें आती थी कि ये मत किया करें, कि आप नाम लेकर हिंदुत्व आइडियोलॉजी, RSS, हिटलर उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। क्या वाकई इंडिया को इस बात से कुछ उलझन होती थी? ये जाहिर है इमरान खान से बड़ा नैरेटिव बनाने वाला बंदा तो कोई नहीं है, और जब उन्होंने कंपैरिजन शुरू किया नरेंद्र मोदी का हिटलर के साथ, तो वो बड़ा एक वेस्ट में अचानक उसकी तवज्जो जो है उधर आई, और फिर उसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा बीजेपी को तो, इनको तो बड़ी तकलीफ रही। और यही वजह है कि वो इमरान खान से बहुत तंग ही रहे, और अभी भी आप देख रहे हैं कि इमरान खान के एक बयान के बाद किस किस्म की कैंपेन्स उनके खिलाफ जो है वो लॉन्च की गई हैं। तो लिहाजा हिंदुस्तान भी समझता है कि पाकिस्तान का अगर वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है तो वो इमरान खान है, और जाहिर है कि उनको इसकी हमेशा जो है वो तकलीफ रही। सही। अच्छा, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खामोशी के ऊपर कुछ लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आखिर क्या है ऐसा, क्या राज छुपा है? आप कैसे उनकी खामोशी की तशरीह करते हैं? कोई राज नहीं है। अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये नहीं कि उन्होंने कभी छुपाया है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तानी ग्रुप मुलव्वस हैं, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ज्यादती करता है हिंदुस्तान में ये दहशतगर्दी के ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट करके। ये उन्होंने पब्लिकली अपना हमेशा ये बात जो है वो कही है। फिर वो नरेंद्र मोदी जब आए हैं उनके घर पे, उनकी नवासी की शादी पे,
उस पे भी नवाज शरीफ साहब बड़े इंडेटेड हैं नरेंद्र मोदी के, और वो समझते हैं कि वो नरेंद्र मोदी तो उनसे ताल्लुकात बनाना चाहते थे। ये तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है जिसने कि हमारे ताल्लुकात जो है वो खराब रखे हैं, और वो इस मामले में कुछ ज़्यादा पढ़ने लिखने के हामी नहीं है। वो समझते हैं कि हमें हिंदुस्तान के सामने अगर हम लेट जाएं तो इससे रीजन में इस्तेहकाम आएगा, और वो ये नहीं समझते कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से बराबरी के ऊपर कोई बात करनी चाहिए। ये उनका, मैं ये आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई छुपा हुआ स्टांस है, ये ओपन स्टांस है। वो बड़ी दफा ये बात कर चुके हैं ओपनली। अब इशू ये है कि प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब का ये है और मरियम नवाज साहब का ये है, उन्हें कुछ पता नहीं है कि हिंदू महासभा क्या थी, उसकी पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी की जन्म कैसे हुई, और मुसलमानों के बारे में बीजेपी का और हिंदू महासभा का ये जो पाकिस्तान से मुखालफत है, एक्चुअली तो उनकी जो मुसलमानों के खिलाफ एक सारी जदोजहद है, ये उसका एक जो है वो परत है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। और सिर्फ अगर आप लेटने से समझते हैं कि वो अपनी पॉलिटिक्स जो है उनकी वो बदल जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। वो नवाज शरीफ के भी उतने ही खिलाफ हैं जितने के वो इमरान खान के खिलाफ हैं, और वो जरदारी और बिलावल भुट्टो के भी उतने ही खिलाफ हैं जितने किसी और मुसलमान के खिलाफ हैं। सही। तो ये बात हमें समझने की है। तो मौजूदा सूरत हाल में जब आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की कोई वैल्यू नहीं है, इमरान खान की वैल्यू है जो पीटीआई की क़यादत है, अब जब आप जितना मैं उनको जानता हूँ और 10 साल से मेरा दिन रात उनके साथ है, इमरान खान कभी भी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और जो इज्जत उनको देनी चाहिए वो हुकूमत उनको दे। सही। अच्छा, हुकूमत जो है वो अपनी शराइत पर खान साहब को लाना चाहती है आपके मुताबिक, और इमरान खान ने 2 साल जेल इसलिए नहीं काटी कि वो हुकूमत की शराइत पर बाहर आएँ, और इंगेजमेंट के कुछ रूल्स हैं। अब जो इमरान खान के बाहर आने का दूसरा रास्ता है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, और वो अगर कोई हिकमत अमली अपनाती है। मैं आपको सुनवा देता हूँ, सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्विटर स्पेस सेशन में कुछ गुफ्तगू की है, और वो गुफ्तगू इस वक्त बड़ी वायरल है। सुनवाएं प्रोड्यूसर साहब। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, मैं ढूंढता रह गया, लोग नहीं थे। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कैसी है ये तहरीक इंसाफ की? देखिए, बात यह, सच्ची बात यह है कि ये सलमान राजा जो बात कर रहे हैं, ये कसूर उनका तो नहीं है, ये तो इमरान खान साहब का कसूर है, जिन्होंने इस तरह के लोगों को वो जिम्मेदारी दी जिसके वो अहल ही नहीं थे। सेक्रेटरी जनरल जो है आप बनते हैं जब 10-15 साल की कोई पॉलिटिक्स हो, आप पार्टी को समझते हो, जानते हो। यहाँ पे बिल्कुल सही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने चूंकि काडर ख़त्म कर दिया, लोग अवेलेबल नहीं थे, फिर खान साहब ने लोग, उन्हीं लोगों में से कुछ लगाना था। लेकिन बात यह है कि आपने जो बदतरीन चॉइसेस थी वो की। उस्मान बुज़दार को एक हम रो रहे थे, आपने पूरी पार्टी बुज़दारों के ऊपर खड़ी कर दी। अब सलमान राजा को तो नहीं कुछ पता कि उसने क्या करना है, क्या बात कहनी है, कहाँ पब्लिक में क्या बात की जाती है, क्या बात जो है वो एक इंटरनल मीटिंग में की जाती है। एहतजाज की अगर आपकी कॉल नहीं है, तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो आप तो लोगों, देखें, पॉलिटिशियंस आर ट्रेडर्स इन होप। अगर आप अपने लोगों को इस तरह से मायूसी कर दें, अभी जो इनकी बातें सुन के तो बिल्कुल सीधा लगता है कि वो तो हथियार ही फेंक चुके हैं, और वो तो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं। सो इसके बाद आप पीटीआई से क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उसके लिए क्या इक़दामात जो हैं वो कर सकते हैं। ना आपसे अलायंस बन सका, ना आप कह रहे हैं कि कोई तहरीक चल सकती है, ना ही आपके पास कोई ऑल्टरनेट लीगल स्ट्रैटेजी है, टॉक्स की स्ट्रैटेजी कोई आपके पास नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर कोई आपके पास नहीं है। आप जाते हैं, दिल है आपका, आप कनाडा चले जाते हैं, आप लंदन चले जाते हैं, वहाँ छुट्टियां गुजारते हैं, फंडिंग करते हैं, वापस आ जाते हैं, और फिर आप इस तरह की टॉक्स करते हैं। सो ये तो देखिए इनके सोचने का काम तो नहीं है, ये तो इमरान खान के या फिर जो पीटीआई के बाकी लोग हैं, जो सीरियस पॉलिटिशियंस हैं, उनके सोचने का काम है। और ये जो पीटीआई के सरकर्दा लोग हैं, जिनको इमरान खान से थोड़ी भी हमदर्दी है, उनको मैं कहता हूं कि वो आगे बढ़े और वो इस किसी स्ट्रेटजी को अपने हाथ में लाएं। अदरवाइज तो इन्होंने तो पार्टी खत्म कर दी है प्रैक्टिकली। लेकिन जब वो मौजूदा सूरत हाल में ये कह रहे हैं कि कॉल दें भी तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, ये क्या वाकई लोग इनकी कॉल पे आपके ख्याल में बाहर नहीं निकलेंगे, या ओवरऑल लोग अब इस बात से मायूस हो चुके हैं कि नहीं, सड़क पर आके
कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, या वो इट एंड्स अप इन अ डिज़ास्टर? देखिए ना, बात यह है कि लोग तब निकलते हैं जब आपको कामयाबी की उम्मीद हो। अगर जिस तरह सलमान राजा को खुद ही लग रहा है कि कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं है, तो लोग क्यों निकलेंगे? जब डी चौक के ऊपर 26 लोग जो हैं वो शहीद हुए, तो सलमान राजा साहब तो अपनी गाड़ी के ऊपर लाहौर में सैर कर रहे थे, और फिर इन्होंने मीटिंग में कहा कि मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता, अगर मैं अरेस्ट हो गया तो मौलाना फजल रहमान साहब से मुज़ाकरात कौन करेगा? अब वो आप देखिए कि और फिर जो मुज़ाकरात उन्होंने किए उसका हशर भी आपके सामने ही है जो आपने देखा। सो बेसिकली देखें, ये जो है ना तहरीक, ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होती है, लेकिन ना तो इनके पास कोई बैकएंड स्ट्रेटजी है, ना इनके पास कोई तहरीक की स्ट्रेटजी है। लोगों का ये तो नहीं है कि सुबह उठेंगे तो लोग जो है, लाखों लोग जो है वो जमा हो जाएंगे, लेकिन आपने एक स्ट्रेटजी देनी है ना लोगों को निकालने की। हुकूमत आपके पास है, प्रोविंशियल हुकूमत आपके पास है, वसाइल आपके पास है, और आप सिर्फ जो है वो जाते हैं, अपने केस करते हैं, और अल्लाह खैर सल्ला आप आ जाते हैं। कोई और तो कुछ है नहीं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा, ये इनका कसूर नहीं है, ये तो देखिए खान साहब के सोचने की बातें हैं। मैं खान साहब को बड़ा खुला भी कहा था, इन लोगों के साथ शिबली, फराज, सलमान राजा, ये वकास हो गया, ये वो अपना वो आप देखिए रऊफ हसन तो गायब ही हो गए हैं, जब से उनको तनख्वाह मिलना बंद हुई है वो बातें ही नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इन लोगों के ऊपर अगर आपने पार्टी चलानी है और सियासी लोगों को आपने बेइज्जत करना है, और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको इंसल्ट करना है, सही है। तो फिर जाहिर है पार्टी का क्या सही। मतलब पड़ेगा? फाइनली क्विकली कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंडिया इशू, मौजूदा हुकूमत, आप ये तो कहते हैं ऑल अलोंग के इसके पास मैंडेट नहीं है। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ था, एक चोरी शुदा मैंडेट आपके मुताबिक उसके तहत बनने वाले वज़ीर आज़म एक ऐसी सूरत हाल में जब हमें अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का और एक्सटर्नल एनिमी का ख़तरा मौजूद है, हुकूमत लड़ पाएगी ये लड़ाई? देखिए जी, बात यह है कि इंडिया के खिलाफ जाहिर है कि पूरी कौम लड़ेगी ही। जब जंग इम्पोज हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया, कहा पहले कहा कि हुकूमत में, एस्टैब्लिशमेंट में कोई हमें सोच नजर नहीं आई कि अगरचे फैसल वाडा ने ये बात की है, दिनेश कुमार ने ये बात की है, लेकिन इसकी कोई टेकर नजर, यूनिटी की भी कोई जरूरत होती है, या इत्तेहाद भी कोई जरूरी होता है जंगों के लिए। तो ये आई थिंक कि मैं, आप या और लोग जो हैं वो शायद ये सोचते हैं और समझते हैं कि फौज जो है वो तो तब लड़ती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो, और एक मुत्तहिद कौम बड़ी जरूरी है जंग के लिए। सही। लेकिन इस सोच के टेकर हमें हुकूमत में नजर नहीं आता। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिर है कि ये ज़िम्मेदारी, जाहिर है कि ये तो कहने की बात है कि हुकूमत की है, लेकिन जितनी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है उतनी ही ज़िम्मेदारी गालिबन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन की भी है कि कुछ दो कुछ लो, कुछ थोड़ा सा, सब एक एक कदम, दो दो कदम पीछे हटें। और मौजूदा सूरत हाल में इंडिया जैसे दुश्मन का जब सामना हो तो तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात को पस पुश्त डालते हुए कम अज़ कम ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर शायद कोई भी दूसरी राय होनी ही नहीं चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।